ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं 10th के। तो मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं। और जो भी पेपर मेरे पास आ रहे हैं अलग अलग स्कूल्स के, वो जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं वो तो मैं सॉल्व करके दूंगा ही दूंगा आपको। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के थ्रू, या आप मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू, तो आप अपना पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा है 930, मैं लिख दे रहा हूं एक बार। तो उस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे जुड़िए और अपने पेपर भेजिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगा और उससे फ़ायदा उठाइए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मैं बताता रहूँगा, आप लोग देखिएगा। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9305035029। ओके बच्चों, तो फिर मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। और अच्छा स्कूल है, अच्छा पेपर है, आप इसको ध्यान से देखिए। और कमेंट लाइन में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ अलग है आपके हिसाब से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग एसेंशियल फीचर्स इज टर्म एज। आपने हमेशा याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट, जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट से जरूर मिलने वाला है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, 4 कॉन्सेप्ट हैं। तो यहां पे याद कीजिए, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ शोइंग एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो ये आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आता है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आपको एक पॉइंट याद होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं कि कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर में वॉइड भी नहीं लगा होता, वो वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। तो यहां पे नो रिटर्न टाइप, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूनरी ऑपरेटर, यानी ऐसा ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर हो। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको मालूम है एंड, और सिंगल नॉट, ये होते हैं। और इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर, यानी जिसमें वन ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता हो? तो आपका ये है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए, द इंटीजर क्लास इज क्या है? इंटीजर जो है, आप याद करो, मैंने रैपर क्लास के बारे में बताया था। तो डेटा टाइप स्मॉल में लिखा जाता है और रैपर क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है। तो आईएनटी की रैपर क्लास इंटीजर होती है, आई बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये एक रैपर क्लास है। तो इंटीजर क्लास इज अ रैपर क्लास, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ डॉट सील, सील हमेशा इंटीजर पार्ट में बढ़ा देता है वैल्यू अगर पॉजिटिव है। तो यहां पर ये 13.0 आ जाएगा। और एसक्यूआरटी ये क्या करता है? स्क्वायर रूट निकालता है। तो ये 4.016 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। और फिर आप इसको ऐड करोगे तो 17.0 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और बाकी आप जो है कमेंट करते रहिएगा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का कमेंट करने के लिए। द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट इज। तो ये आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके हिसाब से ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें इफ एल्स के लिए ये टर्नरी ऑपरेटर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहां पे देखो, आपका एक कंडीशन है जिसमें इवन नंबर चेक किया जा रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट हो जाए, नहीं तो फॉल्स प्रिंट हो जाए। तो देखो कंडीशन इवन वाली है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट हो जाए और नहीं तो फॉल्स। तो यहां पे रिटर्न कीवर्ड स्टोर यूज कर दिया गया है। तो देखने से तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। हाँ देखिए, क्योंकि यहां पे रिटर्न नहीं हो रहा है, यहां पे प्रिंट हो रहा है। तो आपका सही ऑप्शन ये प्रिंटिंग वाला होगा। देखिए n mod 2 इक्वल टू 0, तो ट्रू प्रिंट हुआ है, नहीं तो फॉल्स। तो यानी ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद बच्चों, डिफॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन। तो डिफॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन, तो डिफॉल्ट कीवर्ड कहां होता है? स्विच केस में होता है, आपको पता है। ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, स्विच केस में डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। तो आपका ये ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए, यहां पर आपका द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट
50L, 50L जो है ये आपका कितनी नंबर ऑफ बाइट्स लेगा। तो आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका बच्चों यहां से भी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटीजर के जो मेमोरी साइज होते हैं, इंटीजर का मतलब डेटा टाइप्स जो वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी साइज, वहां से तो आपका इंटीजर 4 बाइट लेता है और लॉन्ग आपका 8 बाइट लेता है। और कैसे हमने 8 यहां पहचाना लॉन्ग, क्योंकि यहां पे इस पे आपका सफिक्स जुड़ा हुआ है एल, एल का मतलब लॉन्ग होता है, तो यहां पर 8 बाइट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बच्चों एरे का दूसरा नाम, जो एरे हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन एरे, इस बार डबल डायमेंशन एरे भी है आपका कोर्स में, तो एरे का दूसरा नाम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये एक छोटा सा व्हाइल लूप है और इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी टाइम्स इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड। इनर लूप कितनी बार चलेगा, तो जाहिर सी बात इनर लूप कितनी बार चलेगा, ओके, तो जाहिर सी बात है आउटर लूप जितनी बार चलेगा तो इनर लूप को पूरा चलवाएगा, तो इसे इनर लूप को पूरा काउंट करना पड़ेगा आपको। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए एक्स में क्या है हमारा, एक्स में हमारा 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आए और आपका सॉरी 10 बड़ा है, 0 से कंडीशन ट्रू, नीचे आया 10 माइनस 2 किया तो आपका 8 बच गया। उसके बाद y में 1 है, अब दूसरा आपका यहां पे a में तो 10 था तो 8 रह गया, ठीक है। और फिर मैं यहां पे y इज इक्वल टू लिख ले रहा हूं, 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि x में 8 आ चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अंदर आए और y प्लस 2 हो गया, तो y में 1 था, 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। उसके बाद अंदर वाला लूप पूरा चलता है, क्योंकि तो आपका अब ये 3 हो चुका है और 3 प्लस 2 करोगे, 3 भी 8 से छोटा है, नीचे आया 3 प्लस 2 करोगे तो आपका ये 5 हो जाएगा। फिर आपका ऊपर फिर से जाएगा, 5 आपका छोटा है 8 से, कंडीशन ट्रू है, तो 5 प्लस 2 करोगे तो आपका यहां पर 5 6 7 हो जाएगा, 7, और फिर 7 भी छोटा है यहां पे आपका, तो 7 प्लस 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 9 9 हो जाएगा। अब ये 9 हो तो जाएगा, 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 9 हो गई है, ठीक है, लेकिन 9 9 से छोटा नहीं है। अब हम लोगों को याद रखना, हम लोगों को यहां पर इनर लूप बताना है कितनी बार चलेगा, तो क्योंकि 9 पे कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसलिए 9 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहां इस बार देखा जाए तो ये 3 टाइम्स चला, 1 2 3। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, पहले 1 कंडीशन ट्रू हुई, फिर 3 कंडीशन ट्रू हुई, पहले 1 कंडीशन ट्रू हुई, फिर 3 कंडीशन ट्रू हुई, फिर 5 कंडीशन ट्रू हुई, फिर 7, यानी 4 टाइम्स चल गया बच्चों, 4 टाइम्स चल गया। उसके बाद ये लूप फॉल्स हो गया, 9 पे फॉल्स हो गया था, 5th टाइम पर बाहर आ गए और फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब x की वैल्यू 8 है तो 8 बड़ा है, 0 से कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, 8 माइनस 2 किया तो सेकेंड टाइम पर 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका 6, ये आपकी वैल्यू x की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आपका ये y फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो y फिर से 1 से स्टार्ट होगा यहां पर, तो 1 चलेगा। अब तो ऐसे ही कर सकते हैं, यहां पर 6 है और 1 से चल रहा है और 2 2 प्लस प्लस हो रहा है, तो 1 चला, फिर आपका प्लस 2 होने पर 3 हो गया, 3 चला, फिर प्लस 2 होने पर 5 हो गया, कंडीशन ट्रू, और फिर प्लस 2 होने पर जैसे 5 से 7 होगा तो 7 नहीं चलेगा, क्योंकि 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, तो यानी 1 2 3 3 टाइम्स चला यहां पर। तो अभी इनको टोटल करना है बच्चों, ये 4 टाइम्स चला था, ये 3 टाइम्स चला, उसके लूप से बाहर आ गए और आपका यहां लास्ट में 6 था, तो अब 6 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया 6 माइनस 2 कर दिया, तो 6 माइनस 2 कर देंगे तो आपका 4 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो गई। और y की वैल्यू फिर से बच्चों 1 से स्टार्ट हो गई, अब ये 1 से स्टार्ट होगी, यहां 4 है तो 1 चला, फिर 1 प्लस 2 y वाला जो है आपका 3 हो जाएगा, 3 भी आपका 4 से छोटा है, फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5। अब 5 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो यानी 5 वाला नहीं चला, तो ये कितना चला, 2 बार चला, 1 और 3, तो 2 टाइम्स चला ये। उसके बाद फिर नीचे आए, लूप फॉल्स हो जाएगा और x माइनस 2 करने पर 4th टाइम आपका ये x माइनस 2 करने पर 2 बचेगा, ये 2 बचा, ठीक है। अब यहां पे 2 हो गया और y में फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 से छोटा है, नीचे आया 1 प्लस 2
3 हो जाएगा। अब 3 हो गया, अब 3 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू फॉल्स, तो ये नहीं चला बच्चों। तो यानी यहां पर सिर्फ ये 1 टाइम्स चला, 1 टाइम्स चला। उसके बाद फिर लूप फॉल्स हो जाएगा और x माइनस 2 होकर देखा जाए, हाँ x, क्योंकि अभी 2 बड़ा तो है ही 0 से, कंडीशन ट्रू, तो x माइनस 2 होकर आपका कितना हो जाएगा 5th टाइम पर, x माइनस 2 होकर आपका 1 हो जाएगा, 1 2, हाँ 2 में से नहीं 0 हो जाएगा बच्चों, x माइनस 2, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो अच्छा 2 बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे 0 हो गया और ये तो चलेगा 1 से, तो चलेगा ही नहीं, तो यहां एक बार भी नहीं चला। उसके बाद फिर से अब यहां पे 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। अब बच्चों आप ये टोटल कर लीजिए, तो 4 + 3 7, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आपका अंदर वाला लूप, इनर लूप चला है, 10 टाइम्स चला है बच्चों, याद रखिएगा। अभी मैं आपके आंसर्स चेक कर लेता हूं, 10 टाइम्स लूप चला, बिल्कुल सही हमारे पास है, ये 10 टाइम्स लूप चला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन लिख के ही निकालिएगा, ये तरीका आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अ मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास, हाँ आप याद करो, कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम नेम एज अ क्लास, तो आइडिया लग गया कि कंस्ट्रक्टर है, लेकिन साथ में ये कहा विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, तो आर्गुमेंट मतलब उसके गोल वाले ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर दो तरीके होते हैं, डिफॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। तो जब आर्गुमेंट नहीं है विद नो आर्गुमेंट, तो यानी कि वो नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट माना जाएगा। अब देखो नॉन पैरामीटराइज लिखा हुआ है, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही हम यहां पे लिखेंगे। अब जैसे कुछ बच्चे यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा देंगे, ये एक ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आप अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, यानी कि जहां पे क्लास फंक्शन वाले प्रोग्राम होता है ना, अगर फंक्शन वाली प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, तो कंप्यूटर का, जावा का कंपाइलर अपने आप कंस्ट्रक्टर बनाते ही बनाता है। तो वो जो जावा का कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेकिन जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर अपने पेन चलाकर, यानी खुद फिजिकली, तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहते हैं, उसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो सही आंसर आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहां पर माना जाएगा। और पैरामीटराइज का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में वैल्यू होनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। ओके, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखेंगे यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन है। अब यहां पे कभी भी कैलकुलेशन में कैरेक्टर के साथ कोई भी कैलकुलेशन होती है तो हमेशा कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है। चाहे कैरेक्टर के साथ कुछ कंपैरिजन हो तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदलता है, या कोई कैलकुलेशन हो। तो यहां रेस की वैल्यू a है और a में 5 ऐड किया जा रहा है, तो a में तो 5 ऐड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि a अगर स्ट्रिंग होता, डबल कोट्स में होता, तो 5 ऐड होकर a 5 हो जाता। लेकिन वो एक कैरेक्टर है, इस समय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ना, तो वो अपने आप को ASCII कोड में 65 बना देगा, और 65 + 5 करोगे तो 70 आ जाएगा यहां पर। अब 70 आ गया, 70 आपका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कमेंट लाइन। जब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो प्रोग्राम में किसी कोड के बारे में कुछ बताना होता है कि हमारा प्रोग्राम कोई भी देखे तो कोड को समझने के लिए उसके साथ में मैंने कमेंट लाइन लिख रखी है कि इस कोड में इवन नंबर चेक किया गया है, इस कोड में प्राइम नंबर का लूप चलाया गया है। तो कमेंट लाइन लगानी पड़ती है जिससे कि हमारा प्रोग्राम कोई भी देखकर ही समझ जाए कि इस कोड में क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमारे कमेंट लाइन दो क्या तीन तरीके की होती हैं, लेकिन 2 तरीके के मेन है, एक सिंगल कमेंट लाइन और एक आपका मल्टी लाइन कमेंट लाइन, ये होती हैं। तो यहां पर देखिए कौन सी सही है। देखो ये वाली तो मैच ही हो रही है, ये सही है, और ये वाली भी मैच हो रही है, तो ये भी सही है। तो द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन मल्टी लाइन कमेंट लाइन कहा गया, यानी सिंगल लाइन नहीं पूछा गया, मल्टी लाइन कहा गया, इसलिए आपका ए वाला सही होगा, वरना आपका ये भी ऑप्शन उसमें आता है कमेंट लाइन में। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, देखिए मेथड टू चेक इफ कैरेक्टर इज अ डिजिट और नॉट। कोई भी मेथड है इसमें से जो चेक कर रहा है कि वो डिजिट है या नहीं है, तो इस डिजिट फंक्शन होता है, और यहां पर कैरेक्टर फॉर्म में एक डिजिट दी जाती है सिंगल कोट्स, जैसे मैं सिंगल कोट्स में मैं 5 दे दूं तो ये कैर टाइप का होगा, तो इस डिजिट फंक्शन होता है, बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आउटपुट ऑफ द डबल डॉट पास डबल, डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिखी है, तो डबल डॉट पास डबल क्या करता है कि किसी भी जो वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब न्यूमेरिक फॉर्म में वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है, फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है, डबल में। तो यहां पे देखो डबल कोट्स लगाना इस वैल्यू के साथ, तो ये डबल में है लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है यहां पर। अब इसको डबल डॉट पास डबल डबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो डबल फॉर्म में आपका ये 71.25 पूरा का पूरा बन जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये सही होगा। अच्छा एक मैं और देख लूं, ओह सॉरी अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है, इधर कुछ और है। यहां पर 71.25 आएगा और फिर मैथ डॉट एबीएस, एबीएस फंक्शन क्या करता है माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये 2 दे देगा। तो अब आपका 71 और 2 ऐड करोगे तो 73.525 हो जाएगा। 73.25 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक गलती जैसे मुझसे हो रही थी कि मैंने क्वेश्चन बिना पढ़े लगा आ रहा है बस ये तो आंसर आ गया, ऐसा गलती नहीं करनी है आपको। आपको क्वेश्चन जब तक एंडिंग तक ना पढ़ लें तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है कि हाँ इसका आंसर ये होगा वो होगा। ओके, द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, कोई स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आपका यहां पे 2 अपर केस, ये बिल्कुल सही। देखो ये इतने सारे अपर केस लिखे हैं तो किसमें क्या गलती ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूं आपका। जैसे 2 अपर केस जो है अगर स्ट्रिंग वाला यूज कर रहे हो तो उसके आर्गुमेंट में यहां स्ट्रिंग होना चाहिए, ये कैर लिखा है इसलिए ये गलत है। यहां पे अपर केस ये पूरा अपर केस में लिख दिया, ये गलत है। और यहां पर ये बिल्कुल सही, स्ट्रिंग भी है, यू बड़ा है, सी बड़ा है, और नन ऑफ दिस तो हो गई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द फंक्शन दैट मॉडिफाइज इट्स पैरामीटर इज कॉल्ड मतलब जो पैरामीटर मतलब फॉर्मल पैरामीटर की बात हो रही है। जब वैल्यू भेजते हैं ना फंक्शन से, तो ओबीजे डॉट फंक्शन कॉल किया, वैल्यू भेजी, तो वहां पे जो गोल वाले ब्रैकेट में वैल्यू भेजी जाती है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, और जहां पे वैल्यू पहुंचती है ऊपर फंक्शन जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड इनपुट वॉइड कंप्यूट वॉइड डिस्प्ले, उसके गोल वाले ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो फॉर्मल पैरामीटर होता है। तो उसी की बात कही जा रही है कि द फंक्शन दैट मॉडिफाइज इट्स पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू को बदल दे, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंप्योर फंक्शन कहते हैं। अगर पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन के अंदर नहीं बदली तो वो प्योर मेथड हो गया, अगर वैल्यू बदल गई तो वो इंप्योर मेथड हो गया। तो इंप्योर मेथड इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फिर देखिए आपका विच फंक्शन इन जावा रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। तो लीडिंग यानी आपका स्टार्टिंग में अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस है तो लीडिंग स्पेस कहे जाते हैं, और स्ट्रिंग यानी वो वर्ड या सेंटेंस के लास्ट में जो स्पेस होते हैं उसको ट्रेलिंग स्पेस कहते हैं। अगर वो रिमूव करना है आपको तो उसके लिए आपके पास फंक्शन ट्रिम होता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रिम फंक्शन होता है, ठीक है। और रिमूव एंड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता जावा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कोई ये स्टेटमेंट दिया, इसमें कौन सी एरर हो जाएगी, तो जरा देखो 5 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 को किससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम लोग ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स जाएगी जो कि आपका रन टाइम एरर में आती है, तो ये रन टाइम एरर इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटे से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहां पे z की वैल्यू 10 है, तो बच्चों जब भी इक्वल साइन से पहले कोई प्लस वगैरह लगा होता है तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन करते समय वैल्यू यहां से रखेंगे। तो मैं यहां पे रखूं अगर, तो यहां पे 10 रख दिया प्लस, और इक्वल साइन की जगह पर बच्चों हमेशा गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मेरा थोड़ा सा कहना मान लीजिए, आपका हमेशा सही होगा। तो यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, इक्वल साइन हटा देना है मतलब, और फिर a प्लस प्लस पोस्ट में हो रहा है तो a की वैल्यू 10 है, पोस्ट में 10 ही बनी रहेगी, लेकिन वैल्यू 11 हो चुकी है, वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन 10 यहां पे ली जाएगी क्योंकि पोस्ट जहां पे हो रहा है वहां पे वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पे 10 हो गई, फिर प्लस लगाया हमने, और b भी पोस्ट में हो रहा है तो b की वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू भी 6 हो चुकी है। अगले स्टेप पे b पाया जाएगा तो वहां पे वैल्यू 6 ही पहुंचेगी। और फिर यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, और फिर देखो b आ गया, तो यहां पे b की वैल्यू 5 ली गई, लेकिन इसकी v की वैल्यू 6 हो चुकी है। जब यहां पहुंचेगी तो ये 6 पहुंचेगी, और प्री डिक्रीमेंट मतलब तुरंत चेंज कर दे, तो यहां जब 6 पहुंची तो 6 से माइनस माइनस करके ये फिर से 5 कर देगा। और
यहां पर ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। अब क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है तो यानी और ब्रैकेट में भी प्लस और इनटू में मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करोगे, तो आप 5 इंटू 5 25 हो गया, और 25 प्लस 10 करोगे तो आपका यहां पे 35 हो गया, और 35 अब ब्रैकेट से बाहर आओगे तो फिर से 10 प्लस होगा तो आपका ये 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहां पर 45, अगर मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है तो 45। बाकी ये वैल्यू निकालने का तरीका बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जावा एक्सप्रेशन में लिखना है, तो यहां पे ये देखिए अंडर रूट के ऊपर 3 लिख दिया गया, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, और क्यूब रूट के लिए फंक्शन क्या होता है, CBRT होता है, मैथ.cbrt। तो बच्चों यहां पे जावा एक्सप्रेशन में एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज करें, चाहे तो हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं लेकिन प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करें। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, मैथ का M हमेशा अपर केस होता है, मैथ.cbrt और ब्रैकेट में 5 इंटू और x की पावर 2 है तो बस ये मैथ डॉट पाव लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन हम लोग x इंटू एक्स कर देंगे। अगर पावर 2 से ज्यादा होती तो जरूर मैथ डॉट पाव लगाते, लेकिन अगर लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अब ये न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये मेरी सलाह मान लीजिएगा, ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा ब्रैकेट में तो बंद था ही, ठीक है, इसको मैं एक ही लगा देता हूं, ये खुला था लास्ट में, ये बंद हो गया, तो ये न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को जरूर ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो डिनोमिनेटर में हमने यहां नया ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहां पे x प्लस और मैथ डॉट पाव लगा दें यहां पे तो ज्यादा अच्छा है, मैथ डॉट पाव, और क्या हो रहा है x y की पावर, मैं यहां पे ब्रैकेट ले रहा हूं y, 3, y की पावर 3 हो रही। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए, आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कटिंग नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में बच्चों हमेशा आपको क्या कर याद रखना है कि आपको टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल होता है, मैं लिख दे रहा हूं, देखो आप लोग देखो, रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन और फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कोलन साइन, फॉल्स, ये होता है सिंटेक्स। अब देखो अगर ये सिंटेक्स आपको याद है तो इसमें से खाली आपको ये पॉइंट ढूंढने हैं। अब देखो इसमें रिजल्ट वेरिएबल कौन है, जाहिर सी बात है सी है, तो आपने यहां सी लिखा, सी इज इक्वल टू, फिर देखो कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन यहां पे आपका x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन है। फिर सिंटेक्स बता रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ध्यान दो, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, x इंटू एक्स होकर c में स्टोर हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू तो हम लोग लिख ही चुके हैं। अब आपको इक्वल साइन के बाद वाला पार्ट यहां पे लिखना है, तो x इंटू एक्स लिख दिया, फिर कोलन साइन। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कहां जाएंगे, फिर से एल्स में जाएंगे, और यहां y इंटू वाई होना है, वो कहां जाना है, c इज इक्वल टू में, तो c इज इक्वल टू तो लिख ही चुके हैं। अब यहां खाली y इंटू वाई और फिर उसके सेमीकोलन लगा के खत्म कीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा इस तरीके से कन्वर्ट होता है, सिंटेक्स खाली आपको याद होना चाहिए, आप आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वो ट्रू फॉल्स वाली जगह पे जो मैंने x इंटू एक्स लिखा, उसको आप चाहें तो सेपरेट ब्रैकेट में करना चाहें तो कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। फिर देखिए रीराइट द फॉलोइंग वाइल लूप यूजिंग फॉर लूप, यानी कि इसको वाइल लूप को फॉर में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही बात आ गई, कन्वर्ट करने वाले में हमेशा सिंटेक्स याद होना चाहिए। जैसे हमें फॉर लूप का सिंटेक्स याद है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो हमने int x डिक्लेयर किया, x इक्वल टू 5 नहीं डाला, x खाली डिक्लेयर किया है। उसके बाद फिर हमने यहां पर फॉर लिखा, फॉर, अब यहां इनिशियलाइजेशन होता है, तो इनिशियलाइजेशन क्या था, x में 5 था, तो यहां x इज इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन होती तो x इज लेस देन 5, कंडीशन लिख दी। उसके बाद कंडीशन के बाद बच्चों क्या होता है, अपडेशन होता है, तो अपडेशन पार्ट तो इसमें नीचे दिया है, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट बंद। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट खुलेगा और यहीं पर बंद हो जाएगा। ये आपका चाहे नीचे बंद कीजिए चाहे, अब क्योंकि कुछ है ही नहीं इसलिए सामने बंद कर देना ज्यादा उचित है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद बाहर निकलिए और SOP में x को प्रिंट करा दीजिए। अब इसमें आउटपुट तो पूछा नहीं गया, नहीं तो अभी चला के आउटपुट भी निकाल लेते। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, व्हाट
द आउटपुट, यानी आपको ये भी बताना है लूप कितनी बार चला और आउटपुट क्या निकला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये है। ओके, तो देखिए यहां पर काउंटर नाम के वेरिएबल में 1 स्टोर है और डू का मतलब तुरंत चल जाए लूप। तो आप नीचे आ गए और मैं यहां पे आउटपुट लिख ले रहा हूं, आउटपुट। तो सबसे पहले यहां क्या हो रहा है, यहां पे प्रिंट हो रहा है काउंटर प्लस प्लस, वो भी पोस्ट में। तो पोस्ट में मैंने बताया कि वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो यानी कि काउंटर की वैल्यू 1 थी तो हम लोग यहां पे 1 प्रिंट कर लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो चुकी है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में चेंज तो होगी, तो यहां 2 हो चुका है। अब यहां पे जब चेकिंग करोगे तो यहां पे 2 चेक करोगे, 2 और 2 के साथ फिर से वो प्लस प्लस हो रहा है, तो यहां का जो चेंजेस था वो यहां आया। अब यहां का जो चेंजेस होगा वो ऊपर जाएगा, तो यानी कि 2 से ये 3 हो जाएगा, लेकिन चेक 2 ही होगा। जैसे यहां पर प्रिंट 1 ही हुआ, लेकिन प्लस प्लस होकर यहां पर 2 हो चुका था, वही 2 नीचे पहुंचा। अब यहां 2 ही चेक होगा, लेकिन प्लस प्लस होकर यहां पर 3 हो चुका, जो कि ऊपर जाएगा। तो 2 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, मुझे ये भी काउंट करना है कि कितनी बार चला। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये मैं यहां पे स्टेप डाल ले रहा हूं, काउंटर। तो ये फर्स्ट टाइम जब चला था तो यहां पर आउटपुट में 1 आ गया। उसके बाद अब सेकेंड टाइम, ये काउंटर ना लिखकर मैं, हाँ काउंटर ही ठीक है। अब ये थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम चलेगा। जब सेकेंड टाइम चलेगा, ओहो मैं थोड़ा सा स्टेप वैल्यू में अलग लिख, ये 1 टाइम था और काउंटर वैल्यू उस समय 1 थी। अब ये सेकेंड टाइम चल रहा है, काउंटर वैल्यू इस समय 3 है बच्चों, ये काउंटर वैल्यू 3 है। अब यहां से ऊपर चले जाइए, डू पे, फिर नीचे आइए। अब यहां पे प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग में वो क्या करेगा, वो लास्ट वैल्यू जो थी वो प्रिंट करेगा। तो लास्ट वैल्यू क्या थी, 3 थी यहां पर। तो ये आपका प्रिंटिंग में आउटपुट में तो 3 दे देगा, आउटपुट में 3 दे देगा। ठीक है, और उसके बाद 3 से प्लस प्लस होके कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि नीचे जाएगा। और नीचे यहां पर 4 चेक होगा और 4 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। और 4 से प्लस प्लस होकर ये 5 हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू चेंज तो बाद में होनी है। तो 4 चेक होगा, लेकिन वैल्यू उसकी 5 हो चुकी होगी। अब फिर लूप पर चला जाएगा। अब ये तीसरी बार चल रहा है लूप, तीसरी बार चल रहा है। उस समय देखिए काउंटर की वैल्यू क्या है, 5 है, काउंटर वैल्यू 5 है। और उसके बाद ऊपर गए, नीचे आया, काउंटर प्रिंट हो जाए, इसका मतलब 5 ही आपका प्रिंट हो जाएगा। और 5 प्रिंट होने के बाद ये प्लस प्लस करके 6 कर देगा। तो यहां पे चेकिंग तो 6 ही होगा, चेक 6 होगा, लेकिन वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी। तो 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहीं से लूप बाहर आ जाएगा। तो बच्चों आप देखिए 1 2 3 टाइम्स लूप चला, 3 टाइम्स लूप चला, और लूप की वैल्यू आउटपुट में क्या प्रिंट हुई, 135। लूप की वैल्यू 135 प्रिंट हुई है। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, एक बार अपने आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप जब एग्जाम हॉल में हो तो, क्योंकि पहले से आपने प्रैक्टिस करी हुई है इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपका दिमाग डरेगा नहीं। अगर दिमाग डरेगा नहीं तो आप सही आउटपुट निकालोगे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए यहां पे ऑनरेबल लिखा हुआ है, ऑनरेबल, और यहां पे ऑनरेबल डॉट लगा होगा, पक्का यहां पे मिस्टेक हो गई है। ऑनरेबल डॉट रिप्लेस, और इसमें क्या कर दे, ओ को ढूंढकर ए बना दे। तो ओ को ढूंढकर ए बनाएगा और फिर उसके बाद 2 लोअर केस कर दे, यानी कि जितने ओ हैं वो ए बन जाएंगे और पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी ये HANAURABLE, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। यानी जितने ए हैं वो ओ है वो रिप्लेस हो जाए किससे, ए से, और पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में हो जाए तो आपका ये हो जाएगा। और जो ए पहले से है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ओ ए से रिप्लेस होना है। उसके बाद दूसरा देखें हम यहां पर कंपेयर टू में, तो देखो यहां पर जब ऐसी स्थिति आती है कि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड दूसरी स्ट्रिंग में पूरा का पूरा मौजूद हो, जैसे यहां पे देखें ये ऑनर है और ये ऑनरेबल है, तो एच सेम है इग्नोर कर देगा, ओ सेम है इग्नोर कर देगा, एन सेम है इग्नोर कर देगा, ओ सेम है इग्नोर कर देगा, यू सेम है इग्नोर कर देगा, आर सेम है इग्नोर कर देगा। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग इसमें पूरी की पूरी मौजूद है, तो
ऐसे केस में कंपेयर टू क्या करता है, ऐसे केस में कंपेयर टू जब आर के आगे बढ़ेगा तो इसको तो कोई लेटर मिलेगा नहीं, तो यहां पर ये 0 मान लेगा, और बाकी क्या करता है, इसके आगे के सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लिया जाता है, काउंट। तो यहां पर देखें 1 2 3 4, तो 4 कैरेक्टर हैं, तो यहां 4 आया और यहां पर 0 है, तो 4 0 से बड़ा है, तो पहला वाला अगर बड़ा है, पहला यानी 4 बड़ा है अगर दूसरे वाले से, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा यानी 4। अगर छोटा होता यानी कि ऑनरेबल इधर होता, ऑनर इधर होता, तो माइनस का 4 आता। तो यहां पे आउटपुट बच्चों आपका 4 आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर डिफाइन इंस्टेंशिएशन विद एग्जाम्पल। तो इंस्टेंशिएशन का मतलब है बच्चों, जब किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के लिए या उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है, और इसी को इंस्टेंशिएशन कहते हैं। तो डिफाइन इंस्टेंशिएशन के मतलब आप कह सकते हो, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी क्लास, then this process is called instantiation, and this time a object can allocate memory for instance variable। और एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो, जैसे क्लास का नाम कार है, कार, और फिर obj इज इक्वल टू न्यू कार, कार और ब्रैकेट लगा दो, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इस तरीके से कर लीजिएगा। और डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे लिखो, मैंने एग्जैक्ट बोला है, आप चाहें तो वीडियो को प्रीवियस करके थोड़ा सा फिर से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है आउटपुट निकालना है बच्चों। तो यहां पर कुछ बड़ा क्वेश्चन है ये, देखिए ये एक फंक्शन जिसमें एक्स वाई में कुछ वैल्यू आई है, और यहां पे ये देखिए स्वैपिंग हो रही है, z इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। और फिर स्वैपिंग का मतलब होता है एक्स की वैल्यू वाई को दे देगा, वाई की वैल्यू एक्स को दे देगा। और यहां पर आपका ये देखो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास नेम इज इक्वल टू स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम। और यहां पे फंक्शन कॉल करते समय देखो इन्होंने क्या किया, obj डॉट सैंपल कॉल किया, 10 और 20 भेज दिया। तो 10 और 20 आपका यहां पे जाएगा, यहां x की वैल्यू 10 हो जाएगी और y की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब x अपनी वैल्यू z को दे दे, तो यहां पे x के पास 10 था तो 10 इसको दे दिया, अब ये x खाली हो गया। अब x इक्वल टू वाई, वाई वैल्यू अपनी x को दे दे, तो x खाली हो गया था, इसलिए y ने अपनी वैल्यू 20 इसको दे दी। और फिर z के पास क्या था, 10 था, उसने y को दे दिया, तो y खाली हो चुका है यहां पर, तो y के पास अब क्या आ जाएगा, z की वैल्यू, z के पास क्या था 20। तो देखो x के बाद इस समय क्या है 20 है, तो x अपना 20 प्रिंट करेगा, और y के पास क्या है 10 है, तो ये अपना 10 प्रिंट करेगा। और बीच में कॉमा भी प्रिंट होगा, कॉमा लगा देना तो 20 कॉमा 10 प्रिंट होगा आपका यहां पर। अब देखो x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब क्या प्रिंट हो रही 20, और y की वैल्यू 20 थी, अब क्या प्रिंट हो रही 10, तो 20 कॉमा 10 आपका रिजल्ट आ जाएगा। टफ नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये थ्योरी का। तो यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक एरे है, एरे का भी एक आउटपुट आपका आना ही आना है क्योंकि एरे कोर्स में है। तो जब भी एरे आए या स्ट्रिंग आए तो हमेशा आप आउटपुट पर निकालते समय इंडेक्स नंबर जरूर डाल दीजिए। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो यहां पे क्या किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स डॉट लेंथ, तो टोटल नंबर कितने हैं, इंडेक्स नंबर 9 तक गए हैं, इसका मतलब लिमिट एक ज्यादा होती है, यानी कि साइज एक ज्यादा होता है, क्योंकि वो साइज 1 से काउंट करता है, इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, तो ये 9 तक गया, इसका मतलब इसका टोटल साइज क्या होगा 10 होगा, 10। और 10 माइनस 2 कर दोगे, 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। और 8 किसको मिला, x को मिला, तो x के 8 वाले इंडेक्स नंबर पे क्या है 9 है, तो सबसे पहले यहां पर 9 निकाल देगा। 10 माइनस 2 8 आया, और 8 पे आपका यहां पर 9 है, तो 9 आउटपुट आ जाएगा इसका। और फिर यहां पे देखें x ऑफ 7, तो 7 पे देखिए क्या है 12 है, तो यहां 12 आ जाएगा, 12 mod 2, तो 12 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये x ऑफ 0। अब x ऑफ 0 पे देखो कौन सी वैल्यू है 23, तो यहां पे इसकी आउटपुट आपका 23 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है। ओह ओके, बहुत अच्छा लगा, फटाफट ये क्वेश्चन आपके हो गए। और अब देखिए यहां पर थ्योरी पोर्शन चालू होता है। तो थ्योरी पोर्शन, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए थ्योरी
को मैं अलग वीडियो में बनाता हूं और प्रोग्रामिंग को अलग वीडियो में बनाता हूं। तो यहां पर आपको मैं एक नज़र दिखाई दे रहा हूं, ये आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट जो है, इसमें एक फंक्शन का प्रोग्राम होता है और एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम होता है और एक आपका एरे का प्रोग्राम या दो भी एरे के, क्योंकि 2D एरे भी आ गया है, दो एरे के प्रोग्राम और एक सीरीज या स्विच केस इस टाइप का कोई प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं आपको जानकारी दे दूं मेरा अपना ये जहां पर वीडियो मैं चैनल में अपलोड करूंगा उसके नीचे मैं अपने ऐप का लिंक देता हूं। तो जो बच्चे इस समय जो बच्चे आपका अभी भी उनको फील हो रहा है कि हमें जावा की कोर्स की जरूरत है और उनको सही जगह अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी देना चाहूंगा कि मैंने अपना पूरा फुल कोर्स का वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है हमारे मोबाइल ऐप पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से जाकर आप उस कोर्स को अगर परचेस करते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर, आप कीमत मैं अभी यहां पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कीमत आप वहां देखिएगा जाकर, बिल्कुल बहुत ही कम कीमत पर मैंने वो कोर्स दे दिया है। क्योंकि कोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और महंगा भी होता है जो ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे करते हैं, लेकिन वो वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स बिल्कुल फुल आप, मैं कहूंगा आप एक बार देखिएगा जरूर जाकर। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ कमेंट भी कर देते हो, कुछ अच्छे कमेंट भी कर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद।